स्कूल के दिनों में तो मैम हमेशा फर्स्ट रैंक ही रही मैं 10th हाँ। तक। सबसे पहले बताया कि हाँ अब मैं वापस से पढ़ाई करूंगी अच्छे से और कोई एग्जाम दूंगी। उसमें 3 नंबर से रह गई। उसमें भी रह गई मैडम, वो भी सेल्फ स्टडी से ही दिया था। रोटियां कितनी जली ऐसे? नहीं जली क्या? किस पे गया, आप पे कि सर पे? और बोलते मम्मी मैं गूगल का सीईओ बन गया, तो भी मम्मी बोलती है चल ठीक है बढ़िया बात है, पर सरकारी नौकरी लग जाती तो और बढ़िया हो जाता। जी जी, कभी मिली नहीं ना मैडम सफलता। तो आपका एक्सप्रेशन क्या था? विश्वास हो पा रहा था या नहीं हो? पूरा ध्यान ही नहीं है, कभी इधर जाना उधर जाना। मोटा मोटी हाथ में कितने रुपए मिलते? घर घर जाके 2 दिन तक दवाई पिलाना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्तियां अक्सर हम जिक्र करते हैं उस वक्त, उस मौके पर जब कोई संघर्ष कर कर एक बड़ा मुकाम हासिल करता है। पर जब महिलाओं के संघर्ष की बात आती है तो कई ऐसी चुनौतियां होती है जो आम से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उन्हें अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होता है, उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को भी हासिल करना होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि पुरुष कम मेहनत करते हैं, पर हाँ अमूमन हम ये मानते हैं कि महिलाओं को थोड़ा संघर्ष तो ज़्यादा करना ही पड़ता है, क्योंकि समाज की कई बेड़ियां भी हैं जिनको पार करके और उन्हीं समाज का साथ लेके, उसी परिवार का साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। नवरात्रि भी आ रहे हैं, नारी शक्ति का गुणगान भी आप लोग कर रहे होंगे, तो अब आज एक ऐसी ही नारी शक्ति से हम आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आम गृहिणी से अपने सफ़र की शुरुआत की, एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली सुरभि गौड़ जी, जिन्होंने आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में टॉप किया है और पूरे राजस्थान में ये मुकाम हासिल किया है, वो भी उम्र के उस पड़ाव पर जब शायद कोई सोचता होगा कि अब क्या फ़ायदा। तो बहुत बहुत स्वागत है सुरभि गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। देखिए सुरभि जी, आपने जो ये मुकाम हासिल किया है वो अलग मायनों में खास क्यों है? क्योंकि आपने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि आपका अगर मैं शुरुआती जीवन की बात करूं तो जैसा कि हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, आपने कहा था कि मैं स्कूल में भी हमेशा टॉप पर रही, उसके बाद एक लंबा गैप यहाँ पर हो गया, उसके बाद फिर आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? स्कूल के दिनों से शुरू करते हैं। जी मैम, स्कूल के दिनों में तो मैम हमेशा फर्स्ट रैंक ही रही मैं 10th तक, और उसके बाद 12th भी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। कॉलेज में भी मैं फर्स्ट रैंक ही रही, सेकंड रैंक, फर्स्ट सेकंड। लेकिन उसके बाद बीएड करने की कोशिश की तो हुआ नहीं मैडम। और फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लग गया, थोड़ा ब्रेक। हाँ जी, हाँ, एक जो अमूमन हर एक आम महिला के जीवन में जो परिवर्तन आता है जी, वो आपकी लाइफ में भी आया। और एक ब्रेक तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि स्पीड ब्रेकर आ गया। चलिए फिर क्या हुआ? फिर घर में सास ससुर थे बुजुर्ग, और फिर 2 बच्चे हो गए, तो पहले मैंने उस जिम्मेदारी को ज़्यादा महत्व दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अपने पहले परिवार है, बच्चे हैं, उनकी पहले करनी है, तो इसलिए मैंने मैडम उस समय पढ़ाई को ब्रेक कर दिया था, उस बारे में सोचा ही नहीं। और आपका भी मन था कि हाँ पहले पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते, उसके बाद फिर कब ख्याल आया कि जो सपने शायद जो पीछे रह गए थे वो मन में थे? हाँ, वो मन में थे। शुरुआत यानी जब आप ये सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी तब भी आपके मन में थे? जी। और शादी के बाद फिर मुझे, जो मेरी मौसी सास जी है, सीडीपीओ थे प्रफुल्लता जी, उन्होंने मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बना दिया। अच्छा, तो शादी के कितने साल बाद है? जस्ट 2005 में शादी हुई थी मैम, और 2007 में उन्होंने मुझे लगा दिया था। अच्छा, 2007 से आप काम करना शुरू कर चुकी थी। हाँ, यानी कि आपका पढ़ाई का जो सपना था भले वो थोड़ी देर के लिए रुका था, पर आपका काम का चल रहा था, हो गया था। वो भी तो वो एक मन में शायद कई तसल्ली भी होगी कि चलो कुछ तो कुछ तो है, बिल्कुल नहीं से कुछ तो है, कुछ तो है। हाँ, तो इसी के साथ मैडम फिर 2 बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद वापस फिर मन में आया 2018 के सुपरवाइजर की निकली है वैकेंसी, तो उसको मैंने सेल्फ स्टडी से किया मैडम, पूरा सेल्फ स्टडी। देखिए, आपने ये सुपरवाइजर का एग्जाम दिया, पर उससे पहले आपने कहा कि जैसे कि पढ़ाई करने की भी मन में थी, पर एक महिलाओं में अक्सर झिझक हो ही चुकी थी। नहीं, वो पढ़ाई तो हो चुकी थी, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, क्योंकि उसको लेकर एक अलग बेस आपको तैयार करना पड़ता है, और जब इतना बड़ा गैप आ जाए बीच में कई सालों का, तो आपने सबसे पहले बात किसके साथ अपने घर में शेयर की कि हाँ मुझे जाके पहले अपनी बहन को बतानी है, भाई को बतानी है, हस्बैंड को बतानी है, सास को बतानी है? तो कौन था जिसको आपने सबसे पहले बताया कि हाँ अब मैं वापस से पढ़ाई करूँगी अच्छे से और कोई एग्ज़ाम दूंगी? जी, मेरे हस्बैंड को ही बताया और उन्होंने मोटिवेट किया
कि मतलब है तेरे अंदर एबिलिटी तो उसको मतलब आगे बढ़ाने के। वो वापस से आपका सपोर्ट सिस्टम बन के वहाँ पे खड़े रहे कि हाँ ठीक है आप करिए तैयारी। तो कैसे फिर तैयारी शुरू हुई इससे पहले, क्योंकि ये तो पहला एग्जाम नहीं होगा, कुछ और सरकारी एग्जाम भी आपने दिए होंगे? नहीं मैम, 2018 में ये सुपरवाइजर वाला दिया। हाँ, वो सेल्फ स्टडी से दिया। ठीक है। उसमें 3 नंबर से रह गई। अच्छा, वहाँ आप रह गए थे, चूक गए थे? चूक गए थे 3 नंबर से। उसके बाद फिर 2022 में बीएड तो करी हुई थी मेरी, तो इन्होंने बोला रीट का भी करके देख लो एक बार, तो मैंने रीट का 2 बार एग्जाम दिया। फिर उसमें क्या हुआ? उसमें भी रह गई मैडम, वो भी सेल्फ स्टडी से ही दिया था। अच्छा, ये सारी जो तैयारियां चल रही थी वो सेल्फ स्टडी के आधार पर चल रही और एक बार रीट में करी थी मैंने। हाँ, 2 महीने कोचिंग आधार क्लास में की थी बालोतरा। हाँ हाँ। तो वहाँ पे भी फिर कोई वहाँ सक्सेस मेरा नहीं हुआ सर, क्योंकि इंग्लिश के लिए वहाँ पे क्लास ही नहीं थी मैडम। अच्छा, तो फिर आगे का ही जो सफर हुआ, क्योंकि देखो अब तक तो आप एक अनसक्सेसफुल वुमेन के तौर पर थे, पर फिर ये जो सीधे टॉपर बन गए, जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो सीधे टॉपर बन गए, तो कैसे हुआ ये फिर मैडम मन में वो जो थी ना मुझे करने की, कि मैंने शुरू से मैंने पढ़ाई की है, उसका मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए। तो वो मन की जो अंदर की जो थी ना इच्छा, उसको पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक ही कर दिया मैंने। कैसे ये दिन रात एक हुआ? क्योंकि देखो घर में बच्चों को भी संभालना है, घर का कामकाज भी है, कैसे आप पढ़ाई करती थी, टाइम कैसे मैनेज करती थी? तो मैडम टाइम मैनेज तो घर का काम भी करती थी, क्लासेस भी इनकी ऑनलाइन ली मैंने बाड़मेर से, एक्सीलेंट क्लासेस से, तो वो चलती रहती थी, क्लास भी, फ़ोन चलता रहता था और काम भी होता रहता था। और नौकरी जो आंगनबाड़ी उसमें भी जाके आती थी। अच्छा, उसमें भी बराबर जाके आती। अच्छा, फोन चलता रहता था, ऐसा नहीं कि रोटियां बेल जी जी ऐसा हुआ है। हाँ। कॉपी तक वहाँ स्लिप पे रहती थी मेरी कई बार, अगर क्लास आ जाती। रोटियां कितनी जली ऐसे? नहीं जली क्या? कई सासू माँ फिर एकदम से चिल्ला के बोले भाई रोटियां तो नहीं मेरी सासू माँ बहुत शांत स्वभाव के। बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। कितना सपोर्ट उनका मिला आपको इस पूरे सफर में? आपको सपोर्ट मिला मैडम? अच्छा बहुत मिला। हाँ जी। मैंने कहीं पढ़ा था जब आपके बारे में मैं स्टडी कर रही थी कि सास का सपना बहू ने पूरा किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो ये क्या वो मेरी मौसी सास का था सर। अच्छा, मौसी सास CDPO थे ना, हाँ, उन्होंने मुझे इस पर्पज से लगाया था, उद्देश्य उनका यही था कि आपको सुपरवाइजर बनाने को। तो उन्होंने सपना देखा, क्योंकि उनको था ना कि पढ़ी लिखी बहू थी, कार्यकर्ता से नहीं लगाया था उन्होंने, कुछ आगे बढ़ने के लिए लगाया था, ताकि आप कार्य प्रणाली भी समझ जाए और मेन जरूरत क्या है या दिक्कत क्या है वो आप समझे जी। तो वहाँ से उन्होंने सपना देखा, आपने उसको पूरा किया और सपोर्ट आपके हस्बैंड का भी मिला, बच्चों का मिला। अच्छा, बच्चों ने कैसे सपोर्ट किया? वो कैसे बोलते थे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मम्मी पापा बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, तो बच्चे भी कभी बोलते थे मम्मी पढ़ाई करो। ना, वो बोलते मम्मी आप पढ़ो, आपका काम हम कर देंगे, आपके काम में हेल्प हम कर देंगे। हस्बैंड का कैसे रोल था इसी दौरान? हस्बैंड का भी था, बहुत था मैडम। कैसे मतलब कुछ कोई आप इंसिडेंट, कोई घटना या कोई ऐसा मतलब उदाहरण देना चाहे ताकि और भी सीख पाए कि कैसे वो आपको सपोर्ट करते थे? मैडम करते थे, जैसे जब भी क्लासेज हो लो, मतलब उनका कभी वो नहीं था कि तेरी क्लास चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। कभी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपनी बेटी का भी जिक्र कर रही थी? जी, बेटी का भी। मेरी बेटी भी 10th अभी 12th में है मैडम, और उसने भी बहुत सपोर्ट किया, माँ पढ़ो, आपके काम में मैं हेल्प कर दूँगी। और बेटा अभी कौन सी कक्षा में है? बेटा 8th में है मैडम। अभी 8th में है। तो जब वो छोटा है लेकिन बहुत समझदार है मैडम। अच्छा, बहुत समझदार है। किस पे गया, आप पे कि सर पे? सर पे बेटी गई है सर। अच्छा, सर पे बेटी। जैसे माँ का लाडला बेटा होता है, पापा की लाडली बेटी होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। वो अपने पापा की 2 कॉपी है, बिल्कुल वैसे ही ना। ऐसा कहते भी है वैसे कि जो बड़ी अगर बेटी है ना तो वो अक्सर अपने पिता पर ही जाती है और बिल्कुल उनकी जैसी उन्हीं की जैसे 2 कॉपी बोलो ना, उन्हीं के जैसे। तो वैसे आपके घर में भी है जी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों का सपोर्ट रहा, हस्बैंड का सपोर्ट रहा, घर में और कौन कौन है? घर में मैडम मेरे जेठ जी हैं, बड़े जेठानी है, उनके भी 2 बच्चे हैं, वो MBBS कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से दोनों। बस मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं। अच्छा, 2। चलिए, अगर आपने ससुराल पक्ष में तो बताया कि आपकी मौसी सास ने आपको प्रेरणा दी, एक सपना उन्होंने देखा, तो सरकारी नौकरी में भी वो है और साथ ही आपकी सास जो है वो भी एक नौकरी में रही हुई है। पर अगर पीहर पक्ष की हम बात करें तो पीहर पक्ष में कोई और भी है जो सरकारी नौकरी पा चुका है? नहीं है। मेरे पापा तो प्राइवेट उसी कंपनी में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है।
देखिए हमारे भारत में क्या कहा जाता है ना कि अगर बेटा गूगल में एक अच्छे पद पर नौकरी पाकर आया है और बोल दे मम्मी मैं गूगल का सीईओ बन गया, तो भी मम्मी बोलती है चल ठीक है बढ़िया बात है, पर सरकारी नौकरी लग जाती तो और बढ़िया हो जाता। जी जी। तो ऐसा देखो अब सरकारी नौकरी आप ही को मिली है पूरे मायके में जी। तो वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, कितनी खुशी है? बहुत क्योंकि खुशी है। आपके पापा मम्मी ने जब इतना अच्छा आपको पढ़ाया तो उनका भी सपना होगा कि हाँ मेरे पापा का था, क्योंकि उन्होंने खुद ने 10th पास ही है वो। हाँ। तो उन्होंने तो यही सोचा था कि मेरी बेटी जरूर कुछ ना कुछ बने, मेरी बेटी जरूर कुछ ना कुछ बने। देर सवेरे सही जी हाँ। पर अब आप कुछ बन गई है। जी। तो अभी मायके में कैसा माहौल, घर से किस किस से बात आपकी हुई है, सबने क्या क्या कहा बधाई देते हुए? बहुत कि हमने मतलब हमको सबको गर्व फील करा दिया। सभी ने बोला। मतलब जो काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं होती है ना जो कई बार अपने जो कामों को अपनी आड़ बना लेती है। हम अक्सर देखते हैं कि मुझे घर का काम है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। आज आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप वाकई में एक बहुत बड़ा उदाहरण हो कि हम अक्सर क्या करते हैं बहाने ढूंढ लेते हैं। जी जी। कि जब हमें कुछ नहीं करना होता। हाँ। पर आपने रोटी बनाते हुए भी पढ़ाई जारी रखी और शायद ऐसा भी होगा अपनी रात की नींद भी आपने कम कर दी होगी। दोपहर में मैडम मैं सोती नहीं थी, गर्मियों में पूरे घर में सब सोते रहते थे लेकिन मैं नहीं सोती थी। तो और ये ना मैं कूलर में जाती आई? ना मैं एसी में जाती। मैंने कहा अगर मैं वहाँ गई तो मुझे नींद आ जाएगी, तो इसलिए गर्मी में ही पंखे में मतलब पंखे। हाँ जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा वो मुझे अंदर खुद के अंदर था ना कि मुझे अपनी पढ़ाई को जाया नहीं वो जो मैंने पढ़ाई की है ना जीवन भर, उसका मुझे कुछ ना कुछ परिणाम मिलना चाहिए मैडम। उसका कुछ तो बस फल मिलना चाहिए बस। वो आपको भी लगता है कि फल मिलने में थोड़ी देरी होगी? देर होती है मैडम, अंधेर नहीं होती बस, है ना। ईश्वर की कृपा बहुत जरूरी है मैडम। मानती हैं आपकी जो ये सफलता है आपकी मेहनत जरूर है पर ईश्वर की कृपा बहुत जरूरी है मैडम, क्योंकि मेहनत में तो कमी शुरू से नहीं रखी मैडम मैंने, लेकिन सफलता जब भी मिलेगी आपको जब ईश्वर की मेहरबानी होगी, ईश्वर की कृपा होगी। कौन से भगवान को सबसे ज्यादा मानती है? मैडम मैं पर्टिकुलर किसी भगवान का नाम नहीं ले सकती। हाँ। पर हाँ मैं महाकाल भी जाके आई हूँ, उसके बाद से अच्छा होने लगा। जी यानी और महाकाल जसोल के जो माजीसा है ही हैं। हाँ हाँ। तो उनको भी मैडम मैं मानती हूँ। यानी माजीसा धाम की भी कृपा है, जी, महाकाल की भी है मैडम। यानी कि सबकी कृपा बरसी है, उसके बाद ये परिणाम सामने आया है। क्योंकि जो निरंतर आपने भी पहले भी बताया कि बैक टू बैक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, हालांकि जो सक्सेसफुल नहीं होने का अंतर था वो बहुत कम था, तब दुख तो बहुत हुआ होगा कि मैं 2 नंबर से रह गई, 3 नंबर से रह गई। बहुत होता था मैडम, बहुत। फिर लगा था सीधे टॉपर बन जाऊंगी? ये नहीं लगा था। नहीं लगा था। जब क्योंकि कभी मिली नहीं ना मैडम सफलता। हाँ। तो वो डर था मन में कि शायद इस बार नहीं भी होंगे या नहीं होंगे। तो इस बार कैसे आपने तैयारी करी कि सीधे आप टॉप कर गए? मैडम जो पेपर आया था ना वो जब मैं देने गई, जब मैंने सोचा था कि इस बार, पिछली बार मेरे 20-25 क्वेश्चन रह गए थे मैडम, छूट गए थे। अच्छा एग्जाम के टाइम में? हाँ कैसे? एग्जाम में 2018 वाली जो दी थी हाँ। ना, उसमें मेरे 25-30 क्वेश्चन छूट गए थे टाइम मैनेजमेंट के। इस बार मैंने बार बार घड़ी को देखा, अपने पेपर को देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि आज छोड़ना तो है ही नहीं मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। 150 क्रॉस करना ही है, एक बार तो पहुंचना है 150 पर। तो इस बार कर दिया। हाँ। सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? सबसे पहले मैडम मैंने, मतलब ये मेरे हस्बैंड जो है कोचिंग में जाते हैं। हाँ। खुद की स्कूल है हमारी, है ना, जसोल में इंग्लिश मीडियम स्कूल 8 तक। तो ये गए हुए थे स्कूल। अब शाम को 6 बजे रिजल्ट आया, तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया आप आओ तो मैं रिजल्ट देखूँ। तो इन्होंने देख तो सही एक बार, इन्होंने बोला एक बार तो देख। मैंने कहा नहीं आप आओगे तो ही मैं देखूँगी। उस लास्ट मोमेंट तक भी यही था, क्या पता मेरा नहीं हो, तब भी लग रहा होगा। फिर अगर एक बाई चांस अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आपका आगे क्या एक्शन होता? मेहनत करते रहते या थोड़ा सा रुक जाते? नहीं फिर तो मैं रुक जाती मैडम, ये लास्ट ही था मेरा। अच्छा, फिर तो मैंने सोच ही लिया था कि जो भी होगा इस बार हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे कुछ नहीं करना। मतलब एक तरीके से आखिरी कोशिश कह लीजिए कि आपने आखिरी दाव चल दिया था। जी हाँ, कि मैंने यही सोचा इस बार होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे नहीं करना। फिर रिजल्ट देखने के लिए सर घर आए? सर घर आए, उससे पहले मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया जो हमारे साथ कोचिंग में थी ना, तेजिंदर जी। उन्होंने फ़ोन किया कि आप भेजो तो सही रोल नंबर। तो एक बार इन्होंने भी कहा कि एक बार भेज तो सही दे। फिर मैंने कोचिंग वाले सर भी मांग रहे थे मंजी जी कि आप रोल नंबर भेजो मैडम, आप ही टॉपर हो। अच्छा ऐसा उन्होंने पहले ही बोल दिया तो था? जब हमारे आंसर की आई थी ना मैम, हाँ। तब हमने आंसर चेक कर लिए थे, मतलब उस आंसर की थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था। पर ये क्लियर होना कि भाई क्रैक करना और टॉपर होना ये
जी वो उस समय भी मैंने, आप मानोगे नहीं, आंसर की भी मेरे हस्बैंड ने ही चेक की, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत आया था। क्योंकि आपके लिए तो करो और मरो वाली स्थिति हाँ, थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक किया, गलत। तो बस मैंने कहा मेरा नहीं करना, बस आगे। फिर भी इन्होंने कहा नहीं, करते तो सही, करते तो सही। धीरे धीरे करके वो आंसर की इन्होंने चेक करवाई, तो जैसे जैसे बढ़ते गए ना, पॉजिटिव होता गया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस जगता गया कि नहीं, इस बार मेरा हो जाएगा, इस बार हो हाँ, जाएगा ऐसा लग गया था। हाँ, इस बार पर फिर भी रिजल्ट चेक करने की हिम्मत नहीं नहीं आई, फिर भी नहीं आई। फिर कैसे पता चला? फिर ये आए, तो जब मैंने इनको बोला तो इन्होंने बोला कि हाँ टॉपर तो तू ही है। पहले से ही बोल दिया था कि मेरे को तो रिजल्ट देखते ही पहले ही पता था, जब मार्कशीट मिला ली थी ना मैडम, तभी इन्होंने कहा टॉपर तो रहेगी। अच्छा, और इन्होंने पहले ही बता दिया? हाँ, और उधर मेरे फ्रेंड ने मुझे ना बता के ग्रुप में डाल दिया कि आपने टॉप कर। तो आपका एक्सप्रेशन क्या था? विश्वास हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था? अब तो इतना नहीं सोचा था। सच्ची में नहीं सोचा था इतना नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था बस एग्जाम इस बार हो जाएगा मेरा, इतना था कि इस बार। तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहोगे? क्योंकि जहाँ तक अब तक तो चलो ठीक है चल रहा था, भगवान को तो आपने क्रेडिट दिया ही है। पहला भगवान को है, पहला भगवान को। और उसके बाद तो परिवार वाले हैं ही हैं, और फिर मेरी खुद की भी मेहनत है ये। हाँ, खुद को तो श्रेय जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत है। क्योंकि सबका सपोर्ट भले ही हो, पर आप मेहनत नहीं करते तो शायद ये नहीं होता। हाँ, मैंने नहीं छोड़ा वो। ऐसे में मैंने आपसे पहले भी कहा था, महिलाओं का अब क्या कहेंगी जो मेहनत नहीं करती है। या कहे कि बहाने नहीं ढूंढने चाहिए मैडम। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है तो फिर कई बहाने हैं मैडम, कई बहाने। हाँ। सुरभि जी को देखिए पढ़ाई का तो शौक है, बचपन से है, उसके अलावा क्या क्या पसंद है? पढ़ाई का ही था मैडम, बस पढ़ाई? हाँ, कभी कुछ गुनगुनाना, कुछ? हाँ, म्यूजिक का था हॉबी। हाँ। क्या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? अरे मैडम ऐसे पर्टिकुलर कोई सॉन्ग नहीं है मैडम। कोई नहीं? कभी जैसे होता है ना कि हम थक हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद लगता है कि हाँ शायद ये गीत अगर हम सुन ले तो मोटिवेशन मिल जाता है दोबारा से। जैसे मेरा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आपको ऐसा कोई गीत जो प्रेरणा देता हो? ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है मैडम। अच्छा, तो किस तरीके के संगीत आपको सुनना पसंद है? गीत जैसे फ्री हो गए, मान लो पढ़ के थक गए हो, हाँ। अब लगता है कि थोड़ा सा, तो वो भी मैं जब भी सुनती हूँ, जब मैं काम करती रहती हूँ, वो भी किचन में ही फोन चलता रहता है। अगर कुछ सुनना भी होता है ना मुझे, हाँ। तो वो मेरे किचन में लगा देती हूँ, काम करते करते चलते रहते हैं। यानी उसी में पढ़ाई, और फिर थोड़ा सा अगर लगता है अगर सुबह के टाइम काम कर रही हूँ तो भजन लगा देती हूँ भगवान के, दोपहर का खाना बना रही होती हूँ तो अपने ओल्ड सॉन्ग लगा लेती हूँ। ओल्ड सॉन्ग तो ताकि, वैसे मैंने सुना है कहीं कि जब आप खाना पकाते हैं, महिलाएं जब खाना पकाती है, पुरुष भी अगर खाना पका रहे हैं, तो आपके मन में जो विचार होते हैं वो आपके भोजन में प्रवाहित होते हैं। हाँ, वो जरूरी है मैडम, वो जरूरी है ना। हाँ। तो उस टाइम मन को शांत रखना कितना जरूरी है? तो जब भी तो उसको जरूरी शांत रखने के लिए अपना ध्यान पूरा उसमें भगवान के भजन में लगा देती थी, और अपना आराम से कब खाना बन जाता पता नहीं चल रहा, ताकि आपकी एनर्जी भी अच्छी रहे और घर का वातावरण भी उतना ही पॉजिटिव रहे। एक बहुत साधारण परिवार है आपका, बहुत साधारण सा है। जी मैडम। क्योंकि वहाँ पे ना तो आपने देखो, सबसे बड़ी बात, फोन से जब हम पढ़ाई करते हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डिस्ट्रैक्शन। कभी ये नोटिफिकेशन आया, कभी ये नोटिफिकेशन आया, तो उसको किस तरीके से आपने पार किया? सर मैडम हमारी जो है ना वो उसमें चलती थी, ये गूगल मीट वाली क्लास नहीं, हाँ। उसमें चलती थी, तो उसमें ये अदर आते ही नहीं थे। अच्छा, अदर नहीं आते? हाँ, उसमें अदर आते ही नहीं थे, और बीच में अगर कोई कॉल आ भी जाता था तो मैं उसको अटेंड नहीं करती थी। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं या किसी अपने टारगेट की तरफ पूरे फोकस्ड रहते हैं, तो घर वाले कई ऐसे होते हैं जैसे बोलते हैं ये देखो ना, पता नहीं क्या ही कर रही है, पूरा ध्यान ही नहीं है, कभी इधर जाना उधर जाना। मतलब कहते हैं ना, महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बन जाती, कुछ ऐसा वक्त भी आता है। तो कैसा आपने फेस किया कभी, या फिर आपको लगा कि हाँ अब आपकी जो व्यस्तता है इन सब चीज़ों के अलग इधर होनी चाहिए? नहीं मैडम, नहीं आया ऐसा मेरे घर में, ऐसा है ही नहीं। मैं और मेरी सास बस। नहीं, पर जैसे जो बाकी और कई लोग होते हैं, वो कभी ऐसा लगा आपको? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलिए, अब ये सारी बातें तो हो गई बचपन से यहाँ तक की। बचपन की कोई घटना जो आप बताना चाहें, जो आज भी आपको गुदगुदाती हो, हंसाती हो, या आपके बड़े आपको बताते हो कि आप बचपन में कैसी थी पढ़ाई के अलावा? क्योंकि पढ़ाई का तो हमें पता है बहुत अच्छी थी बचपन से। कोई घटनाक्रम जो उन्होंने बताया कि हाँ ये शैतानी आप अक्सर क्या करती थी, कैसी थी, चुलबुली थी, शांत स्वभाव की थी, कैसी थी? मैडम बस खाना बहुत धीरे धीरे खाती थी।
अच्छा, ये घर वाले बोलते हाँ, हैं। वो धीरे तो कहीं किसी शादी फंक्शन में जाते भी थे ना बचपन में, हाँ। सबका हो जाता था, फिर मैं बोलती रुको रुको अभी मेरा नहीं हुआ, तो वो अच्छा। हाँ तो बस वो अभी तक भी वही है कि खाने का थोड़ा धीरे में। पर अच्छा है, कहते हैं ना 32 बार चबा के खाना चाहिए ग्रास को आपको, तो यही बात थी, बाकी और कोई ऐसा? और एक भाई था, छोटा भाई है, उससे हाँ। उससे भी नोक-झोंक बचपन में तो होते ही रहते थे। अच्छा, भाई को कुछ बताना चाहो कि हाँ ये वाली बात मुझे बहुत पसंद है भाई की? वो मैडम भाई है मेरा, मतलब बहुत अच्छा है, कहना मान ही लेता मेरा जो भी है। बचपन में तो अलग था वो, अब बहुत समझदार हो गया। अब बहुत समझदार है। शादी हो गई भाई की? जी। अब आपकी बात मानते हैं कि बीवी की? नहीं नहीं, मेरी मानता है। अच्छा, अभी भी जी, आपकी जी, बात हाँ, मानते हैं। हाँ, देखिए, ये भाई बहन का प्यार होता है और वो बना भी रहना चाहिए ताउम्र। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आपने बताया वैवाहिक जीवन कैसा रहा, बचपन की भी हमने कुछ बातें की, घर परिवार की भी बातें की, किस तरीके से आपके पूरे परिवार ने आपको सपोर्ट किया, आपके हस्बैंड हर टाइम आपके लिए खड़े रहे, आपकी सास आपकी ढाल बनकर खड़ी रही, एक फ्रेंड की तरह आपका पूरा सपोर्ट उन्होंने किया। और उसके बाद ये किस तरीके से आपने कोचिंग की, मतलब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ही लिया आपने, क्योंकि वहाँ पर तो आप जा नहीं पाई, तमाम जिम्मेदारियां आपके कंधों पर थी, और फिर बालूतरा जैसे शहर जहाँ पे शायद इतने बड़े वो कह सकते ना चीज़ें आपके पास नहीं है, एक बड़ी वहाँ पे क्लासेस हो या कुछ हो जहाँ पे आप डेली जाके भी पढ़ जी, पाए, जी, हाँ। क्योंकि साधन थे ही नहीं। कम साधनों में बड़ा टारगेट आपने हासिल किया। पर वहीं आपने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर भी काम किया। जी मैम। अब एज ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपने क्या कमियां देखी, क्या चुनौतियां देखी कि हाँ अब इन चुनौतियों पर फोकस होना चाहिए, और सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनमें क्या बदलाव होना चाहिए? क्योंकि क्या है, हमारे देश पे कानून बनते, नियम बनते, पर उनको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है। जी मैम। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हाँ ये परिवर्तन होना चाहिए, और आंगनबाड़ी आज जिस तर्ज पर काम कर रहा है उसको आगे किस तरीके से काम करना चाहिए? आंगनबाड़ी तो मैम सेवाएं तो सारी अच्छी है, सर्विसेज सारी अच्छी है। किस किस तरीके की सर्विसेज उसमें दी जाती है अगर हम बात करें? मेन हो गया ना, प्री स्कूल है, और पोषाहार तो है ही है, पूरा पोषाहार सप्लीमेंट्री फूड, और ये सैनिटरी नैपकिन वाला भी बहुत अच्छा हो गया। जो पहले महिलाएं मतलब जा नहीं पाती थी, ले नहीं पाती थी, कह नहीं पाती थी किसी से, तब हमारे पास पहले झिझकती थी, धीरे धीरे आने लगे, अब सब आके ले जाती है। मतलब गांव पे आज भी ऐसी प्रवृत्ति है कि कुछ लोग जो है, क्योंकि आप तो फिर भी एक शहर जैसे इलाके में रह रही हैं, पर जो अदर जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो आपको बताती हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कि महिलाएं आज भी झिझकती है इनका प्रयोग करने से, आज भी कुछ मन में भ्रांतियां हाँ जी हैं, है। कुछ मिथक है, तो क्या है? तो मैंने बहुत समझाया उनको, बहुत शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, पर अब धीरे धीरे मतलब ले जाने लगेगा। क्या बोलती थी कि क्यों नहीं लेके जाना, या सिर्फ झिझक की वजह से? झिझक नहीं मैडम, वो यूज ही नहीं करती थी। जहाँ मेरी सेंटर है ना आंगनबाड़ी के अंदर, वो है जोगी बस्ती में, तो वो जोगी लोग हैं, तो वो तो यूज ही नहीं करते मैडम, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो मैंने उनको बहुत मुश्किल से समझाया। तो कोई डर था उनके मन में कि करेंगे तो कुछ हो जाएगा, या फिर कुछ डर नहीं, कंफर्ट नहीं मैडम, हमने अच्छा कंफर्टेबल ही नहीं अपने ओल्ड पैटर्न पे रहना चाहते थे। नहीं, फिर उनमें से जो लड़कियां जो थी ना, हाँ, जो किशोरियाँ होती है, वो तो आने, उनको सबको समझ में आ गया, तो वो तो सब आने लगे। कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि देखो इंसान जिस परिपाटी पर चल रहा है उसको उस परिपाटी से बदलकर नई परिपाटी पर लाना, या कहे कि जिस ट्रैक से आप चलते आ रहे हो उससे थोड़ा सा बदलाव बहुत चैलेंजिंग होता है। काम तो बहुत है मैडम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत काम है। अब बस मेरी तो ये इच्छा है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी कर दिया जाए, स्थायी कर दिया जाए। आज तक भी वो मानदेय पे है मैडम। कितना मानदेय मिलता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को? मैडम हमारे भी टू पार्ट्स में है ना, स्टेट का और सेंट्रल का। तो ऐसे मतलब आधा आधा होता है, 60-40। मतलब अगर हम बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इनकम की, तो मोटा मोटी हाथ में कितने रुपए मिलते हैं? 9,500। 9,500 मात्र? जी मैडम। और आज की इस महंगाई के जमाने में, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 300 रुपए कुछ मिलते हैं पर डे के। और जसवंत जी अगर हम बात करें तो शायद मजदूरी के भी 500, 600, 700 रुपए मिल जाते होंगे दिन के। 500, 700 रुपए आराम से मिल जाते हैं, यानी कि एक मजदूर से भी कम अमाउंट आपको मिल रहा है। बस वो मिलना चाहिए। हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मतलब। और काम बहुत ज्यादा है मैडम। क्या क्या मतलब, जैसे कभी ऐसा आपने फील किया कि हाँ वर्कलोड तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चे, क्योंकि प्री स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, उनको आपको पढ़ाना भी है, उनको एजुकेशन भी देनी है। जी, पढ़ाना, फिर
ये नैपकिन आती है सप्लाई, ये सप्लाई करना, फिर उनका जो पोशार आता है वो पोशार सप्लाई उसका करना। पूरा डेटा भी रखना पड़ता उसके अलावा आप सर्वे का काम होता है। हाँ, है ना, सर्वे फिर ये मेडिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। पल्स पोलियो में भी ड्यूटी हमारी लगाई जाती है, उसमें भी 75 रुपीज़ ही मिलता है पर डे। 2 दिन ड्यूटी करने के 150 रुपीज़। अब आप सोचिए 2 दिन ड्यूटी करेंगे क्या 150 रुपये में? घर घर जाके 2 दिन तक दवाई पिलाना। और कितने किलोमीटर चल रहे होते हो आप इतने? मेरा मैडम घर से आंगनबाड़ी 1 किलोमीटर नहीं, दूर है। जब आप ऐसे दवाई पिलाने के तब लिए तो जाते 5-6 किलोमीटर हो जाता है दिन का। एक दिन का। अब सोचिए अगर आपको ही कहा जाए कि 5-6 किलोमीटर चलना है और उसके 75 रुपए आपको दिए जाएंगे, और हर तो घर में शायद जाना, कितने घरों में जाना, मैडम बोलो। कोई मतलब हाँ नहीं करेगा, पर हाँ आप शायद उसको सेवा भाव से आप लोग करती है, यही वजह कि आप लोग कर लेती है ये काम, और बहुत अच्छे से कर रही है। क्योंकि वहाँ पर जो प्री स्कूल की तरह जो बच्चे आते हैं उनका ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप लोगों की अहम भूमिका रहती है, उनको समझाना कि भाई आप अपना वैक्सीनेशन करवाओ, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, तो वो भी सब उनको बताना पड़ता है, उनको भी सब बताना होता है। अब आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन गई एक तरीके से, बस कार्यभार संभालना बाकी है। तो आप कैसे आप सुपरविजन में बेहतर करने की कोशिश करेंगी चीजें, क्योंकि इससे पहले भी कई सुपरवाइजर से आप मिली होंगी जो आती होंगी देखने कामकाज वगैरह, तो उनसे कुछ आपने सीखा या आपको लगता है कि हाँ वो जैसे करती थी वैसे तो मैं करूँगी पर उसके अलावा मैं ये नया करूँगी? नया तो क्या मैडम, मतलब उनसे जुड़ के ही रहूँगी, बस मेरा ये है। जैसे जो मेरी बहनें होगी ना, कार्यकर्ता बहनें, उनसे मैं जुड़ के ही रहूँगी, बस उनकी बहन बनकर ही काम करूँगी, जैसे अभी हूँ वैसे ही बनकर रहूँगी। तो बिल्कुल सुरभि जी, अब कोई सवाल नहीं, आपकी ओर से बस एक संदेश जो आप सभी को देना चाहें द खटक के माध्यम से और हमारी टीम के माध्यम से, कि हाँ जितनी भी बहनें हैं, जितने भी बहन और भाई भी कहूँगी, क्योंकि सबका लक्ष्य होता है कुछ अच्छा करने का, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगी, कैसे अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों को पार करें और अपना लक्ष्य हासिल करें, और कभी अब ना किसी चीज़ को बाधा आने दे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे कितना भी हो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा उम्र दराज है, मात्र 42 साल आपकी उम्र है, पर जो आपके साथ कंपटीशन में बच्चे बैठे होंगे वो कई ऐसे भी होंगे जो कम उम्र के होंगे, उनसे भी एक फियर बना रहता है कि कहीं ऐसा नहीं, मैम मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा नहीं सोचा ना, तो वही मैं चाहती हूँ आप वो संदेश एक बार सभी को दे। मैंने कितना ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ मेरे जाके एग्जाम दिया, कौन दे रहा है मेरे साथ, कौन दे रहा है, उस चीज़ पे मैडम ध्यान नहीं दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर सभी तक रखने के लिए। तो एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने यहाँ से दिया है कि सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, जो अंदर मन में जो अपना लक्ष्य है, उद्देश्य है, सपना है, उस पर ध्यान देना चाहिए, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए। बिल्कुल, चाहे जितनी भी रुकावटें आए उन पर फोकस मत कीजिए, सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस कीजिए, जरूर पूरा होगा। तो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य ईश्वर में आस्था बनाए रखें, जरूर पूरा होगा, और ईश्वर में आस्था जरूर रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम आपका भी। चलिए अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द खटक। नमस्कार।